तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। आज के हमारे मेहमान हर दिल अजीज हैं और उन्होंने कामयाबी पाकर हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। तो आइए देखते हैं एवी। जब भी कहीं भी गजल गायकी की बात होती है तो मशहूर गजल गायक तलत अजीज साहब की चर्चा जरूर होती है। इनका जन्म 11 नवंबर सन 1956 को पिता अब्दुल अजीम खान और माँ यानी उर्दू की मशहूर राइटर और पोएट साजिदा आबिद के घर हुआ। शुरुआती दिनों में तलत अजीज ने संगीत को न अपनाकर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में बीकॉम किया। घर में बुलाई जाने वाली गजल महफिलों से प्रभावित हुए और उस्ताद समद खान तथा उस्ताद फैयाज अहमद खान साहब से गायकी की शिक्षा हासिल करने वाले तलत अजीज सन 1979 में अपने पहले एल्बम जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज से ही गजल गायकी में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गए। अनेक हिंदी धारावाहिकों में संगीत देने वाले और लगभग 25 हिट गजल एल्बम्स से संगीत जगत में अपना सितारा रोशन करने वाले तलत अजीज साहब का कोशिश से लेकर कामयाबी तक का सफर कैसे बीता, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। हमारी सुश्री किरण जुनेजा द्वारा प्रस्तुत किए गए हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कोशिश से कामयाबी तक। तो ये थे तलत अजीज। आइए अब उनसे मिलते हैं। तलत जी, हाय। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आइए, हॉट सीट क्या शानदार सेट बनाया आपने, वाह, बहुत खूबसूरत। आपके लिए। शुक्रिया। हाँ जी, तो बहुत बार आपके गाने सुने हैं, गज़लें सुनी हैं, फिल्म पे, पर्दे पर भी। पहली बार ऐसे आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ तो अच्छा लग रहा है कि आज फिर एक बार आपसे कुछ गज़लें सुनूंगी, गाने सुनूंगी और कुछ गपशप भी हो जाएगी। आप हैदराबाद के रहने वाले हैं? जी, और मेरी पैदाइश हैदराबाद की है, मैं आई वॉज बॉर्न देयर, लेकिन अब मेरी ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ मुंबई गुजरी है, तो मैं नहीं कह सकता आई एम फ्रॉम हैदराबाद, पैदाइशी हैदराबादी हूँ, लेकिन मैं हैदराबाद मुझे छोड़े हुए तकरीबन 35-36 साल हो चुके हैं। जी। आपकी मदर साजिदा आबिद जो थी वो एक राइटर थी और आपके पेरेंट्स आपको काफ़ी इनकरेज करते थे सिंगिंग के लिए, और शायद पहली बार आपने जब घर पे गाना गाया तो आप 7 साल के थे। तो वो किस्सा बताइए कि कैसे आपने गाया सबके सामने। जब मैं छोटा था तो देखिए, मेरे ख़ानदान में कोई गाता नहीं, कोई इस पुश्तों तक कोई नहीं गाता ना, हाँ। कोई नहीं। ये तो एक शौक़ था और मुझसे बताया गया कि मैं जब छोटा था, जब रेडियो पर गाने सुनता था तो मैं भी गुनगुनाता था, तो किसी ने सुन लिया और हमारे घर में जो है वो एक किस्म की महफिलें होती थी एवरी सैटरडे नाइट। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक जी। एंड पीपल हैड मोर टाइम, जब वक्त उनके पास ज़्यादा, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी आज की तैसी नहीं थी। तो हर शनिचर को हमारे घर पर एक महफिल हो जाती थी। महफिल भी ऐसी कि बाकायदा दावत नहीं दी जाती थी किसी को भी, सब आ जाते थे, लोग आ जाते थे। यू नो, एक अड्डा बन गया था, शायर भी आ गए, कोई गवैये भी आ गए, और वो चांदनी के पार्ट कहते हैं ना, शीट्स, वाइट शीट्स बिछ गई, गौतकिए लग गए, और कोई आकर गा रहा है, कोई विट्ठल राव साहब गा रहे हैं और फलां गज़लियात हो रही हैं, कोई शायर पढ़ रहे हैं अपना कलाम। तो वहाँ पर पहली बार किसी ने कहा कि भाई, अरे हमने सुना है कि ये बच्चा अच्छा गाता है, चलो इसको सुनते हैं।
तो मैं तो बहुत यंग था, 7 साल का। मेरे पास अभी भी तस्वीर है उसकी, मैं आपको शायद दूंगा वो। और मैंने गाया तो बस, अब मुझे याद नहीं है कैसे गाया, क्या गाया मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक मेरा शौक़ बढ़ता गया, पढ़ाई भी बढ़ती गई। वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, देखो ये आपका शौक़ है, इसको आप रखिए, इसको सीखिए, इसमें इसका इल्म हासिल कीजिए। उन्होंने उस्ताद रखा वगैरह वगैरह, और स्कूल की पढ़ाई और ये दोनों साथ साथ चलते रहे। तो ये बताइए कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में आपने एडमिशन ली अभी कहाँ से कहाँ चले गए और वहाँ पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन आपकी किस्मत में लिखा था। नहीं, आपको बताता हूँ, उससे पहले वो तो कॉलेज की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी स्कूलिंग हुई सेंट जॉर्जेस ग्रामर, और उसके बाद पब्लिक स्कूल, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, विच इज़ अ बहुत मशहूर स्कूल है। इट्स अ बिग कैंपस। आज भी मेरे ख्याल हिंदुस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपसेस इज़ द हैदराबाद पब्लिक स्कूल। 87 एकर्स का कैंपस आज भी है। तो वहाँ पर पढ़ाई भी होती थी, बोर्डिंग स्कूल भी था, और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, हर एतबार से आप करते थे। तो हम स्कूल जाते थे, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे। स्कूल में जो आपके हाउसेस होते हैं, घर में आके जब हमारे उस्ताद जी आते थे, समद खान साहब, तो वो गाने की तालीम हम हफ्ते में 2 बार 3 बार जो आते थे सीखते थे। तो ये बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट टाइम। आप जो कह रही हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स, वो तो स्कूल जब हमने 12th पास किया तो सोचा कि क्या करना चाहिए, तो वो एक होता है ना कि सब अरे भाई चलो कॉमर्स कर लेते हैं, तो चलिए निज़ाम कॉलेज में अप्लाई किया, फला किया, वहाँ पर भी आगे। तो वही तो हमें आपसे पूछना था कि आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, लेकिन आप एक्चुअली वो करना तो नहीं चाहते थे ना? नहीं, मैं क्रिकेटर था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था। ये हैदराबाद में आप पूछेंगे पुराने लोगों से तो आपको पता लगेगा। बहुत तेज़ गेंद फेंकता था मैं। तो हत्ता कि ये कि जो नेशनल सेलेक्टर और जो हमारे स्टेट सेलेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अपने कब्ज़े में कर लिया, और एक नेशनल कोच को मुझ पर हावी कर दिया कि इसको अब रगड़ो 2 साल तक, क्योंकि इसमें है कुछ बात। तो अगर उस टाइम अगर आप मुझसे पूछते तो आप तो मैं क्रिकेट में, मेरा पूरा ध्यान क्रिकेट में था, और फैमिली भी हमारी क्रिकेटर्स की है। तो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और क्रिकेट में जुनून की हद तक। शौक़ गाने का था, ये भी हम बरकरार रखते थे। मुझे याद है अक्सर क्या होता था कि हमारे हैदराबाद के टेस्ट प्लेयर आबिद अली साहब और जय सिम्हा, नवाब पटावडी, ये ड्रेसिंग रूम में जब मिलते थे, हम बच्चे थे, तो आबिद भाई को शौक़ था बहुत गज़लियात का। अरे बोले गलत में एक काम करो, वो सुना दे यार, कुछ सुना दे, तू अच्छा गाता है, यू नो, ऐसे। बट एट दैट पॉइंट, उस वक्त मैंने कभी इरादा नहीं किया था कि मैं प्रोफेशनली इसको लूँगा एज ए प्रोफेशन। अब ज़िंदगी में होता है कि अक्सर मैं कहता हूँ कि आप कुछ सोचते हैं और किस्मत कहीं और ले जाती है। क्रिकेट में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मैं क्रिकेट छोड़ दी। बिल्कुल, मैंने, वो कहते हैं ना कि वो एक बशीर बदर का शेर याद आता है कि महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें, महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें, जो छूट गया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। तो वही वह हमने छोड़ दी क्रिकेट। और फिर उस ज़माने में मेहदी हसन साहब के कैसेट्स आते थे, और मेहदी साहब, हम वैसे तो रेडियो सुनते थे, बेगम अख्तर साहबा को सुनते थे, और जब लता जी की गज़लियात जो मदन मोहन साहब की फिल्म के नगमे कितने खूबसूरत, वो सुनते थे। तलत महमूद साहब को मैंने सुना है, बाकायदा ऐसे वो हैदराबाद आए थे कि उनकी प्राइवेट महफिल थी, तो उनको सामने बैठकर मैंने सुना है, मैं छोटा था। तो ये एक माहौल था। मेहदी हसन साहब के कैसेट्स जब आए, तो मैंने जब उनके कैसेट सुने तो मैंने कहा ये कौन है, ये कुछ अलग ही रंग है। तो बहुत मुतासिर हुआ मैं, और 24 घंटे उनके कैसेट्स, वो ज़माने में 2-in-1s आए थे नए नए, तो हम कैसेट लगा कर सुनते थे। तो इतना मैं उसमें महव हो गया, मतलब गुम गया, कि मैं 24 घंटे क्रिकेट वगैरह भूल गया, एंड सिर्फ वही उनकी गज़लियात सुन सुन के मैं गाता था। और फिर एक ऐसा वक्त आया 1975 में कि जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह दोनों हैदराबाद पहुँचे। उनका एल्बम नहीं आया था जब, उनका एक कॉन्सर्ट था, तो मैं और मेरे वालिद हम उनसे मिलने गए रविंद्र भारती थिएटर में दोपहर के टाइम पे। और जगजीत से मेरी मुलाकात हुई थी जब जगजीत साहब से इन द फोयर।
और फिर वो बहुत लंबी कहानी होगी, मैं कहता रहूँगा तो आप आगे पूछिए। आपने ट्रेनिंग जो ली, आपने मेहंदी हसन जी को भी अपना गुरु जी, माना। वो और मेरे 2 ही गुरु हैं एक्चुअली। अच्छा, हाँ 3 हैं एक्चुअली, 3 राइट, है। यू राइट। मैंने 3। समद खान साहब जी। जो हैदराबाद में थे, किराना जी। घराना के। जी। और जब मैं हैदराबाद छोड़कर अब मैं यहाँ आया तो फैयाज़ अहमद खान साहब का शागिर्द बना, हाँ क्योंकि जी। वो सेम घराना था, फैयाज़ अहमद, नियाज़ अहमद। वो आप तो जानते हैं, लेकिन हम अपने ऑडियंस को बता दें कि उस ज़माने में और आज भी है कि वो गंढा सेरेमनी कहते हैं, धागा हाँ, बांधा जाता है बांधा ताकि जाता था। जी। एक बाकायदा इट्स सेरेमनी जहाँ सब बैठते हैं, फिर मिठाई होती है, हाँ जी। दुआ, तो वो गंढा बांधे। अच्छा, मेहदी हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन मैं बड़ा मुतासिर था, आई वॉज वेरी। अच्छा, इससे पहले आपको बताया कि जगजीत सिंह साहब से मुलाकात हो गई, तो जगजीत ने कहा कि अरे ये तुमको अगर सिंगर बनना है तो एक काम करो, तुम आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ और आओ मेरे से मिलना। तो 76 में मैं आया यहाँ पर छुट्टियों में। एक सलीम सागर साहब एक राइटर थे जो कहने लगे चलो मैं ले चलता हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कमाल अमरोही साहब के मेरे उनसे ख़ास रिश्ता है, चलिए मैंने कहा चलो छुट्टी में चलते हैं। तो मैं यहाँ आया गर्मियों में, मुझे याद है, और मेरी जो आप लोग मासी कहते हैं, हम लोग खाला कहते हैं, वो यहाँ रहती थी कोलाबा में, जो बाय द वे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन विच इज़ अ फैक्ट, सानिया की ग्रैंड मदर। अच्छा। रईसा खाला, रईसा मिर्ज़ा। तो मैं उनके साथ रुका, और उनको रईसा आंटी को भी बहुत शौक़ था इसका, तो बड़ी खुश हुई, अरे आ जाओ चलो इनसे मिलाते हैं, उनसे मिलाते हैं, चलो वो CCI चेम्बर्स और साउथ बॉम्बे का जो एरिया है। फिर मेरी इस दरमियान मुलाकात हुई जयदेव जी से, हाँ। शंकर जी से, शंकर जयकिशन साहब गुजर चुके थे, दिस इज 76। फिर रविंदर जैन, चिच्चोर रिलीज़ हुई थी जब, तो ये सारे, और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ हम ज़रूर तुमसे गवाएंगे गाना एक अच्छा सा। तो वही होता है ना, जब न्यू कमर कोई आता है तो एक चलिए एक अच्छा फिल्म में गाना मिल जाए, उस ज़माने की बात है। शंकर जी ने तो एक्चुअली एक फिल्म में गाना भी तैयार किया था, वक्त फिल्म आ रही थी पता नहीं कुछ, जयदेव जी ने मेरे से एक रिहर्सल करवाई थी जो बाद में वो घरोंदा फिल्म में आई। अच्छा। लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ। तो मैं ज़रा मायूस हो गया, एज़ यूजुअल, यू नो हाउ इट इज़। फिर कुछ लोग आए थे कनाडा से, हमारे कुछ जान पहचान के, मेरी खाला के, उन्होंने कहा अरे आप कनाडा आ जाइए, हम वहाँ पर आपके महफिलें रखते हैं। तो मैंने कहा चलिए टिकट भेज दीजिए, आ जाऊँगा, उसमें क्या है, आई वाज यंग। उन्होंने टिकट वाकई भेज दी। अच्छा, उस ज़माने में कनाडा के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, वीज़ा ऑन अराइवल था, ऑन अराइवल था। तो जनाब हम 77 में चले गए यहाँ से, कनाडा गए। और देखिए किस्मत की बात, कनाडा का किस्सा मैं ज़रूर सुनूंगी आपसे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं तलत अजीज़ से। तो तलत, बात हो रही थी आपकी म्यूज़िक की, तो कनाडा गए आप? जी हाँ। तो कनाडा गया मैं, टोरंटो, और वहाँ पर महफिलें कर रहा था। तो वहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ मेरे साथ। एक शाम हमारे एक बड़े भाई समझिए, उनका भी नाम अजीम था, बोले यार तलत क्या कर रहे हो शाम में, चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले चलो बस। मैंने चलिए, गाड़ी में बिठाया उन्होंने और किसी के घर ले गए सबर्ब में। और वो उनका जो घर था, जिसका भी था, अब बाद में मुझे उनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए, सलीम भाई। वो ज़माने में आपको पता है कि वो बेसमेंट बना, फिनिश बेसमेंट होता है, लाइक अ ड्राइंग रूम। हाँ। तो हम सीढ़ियाँ नीचे उतर के ऐसे गए, देख रहा हूँ कि 3-4 लोग बैठे हैं वहाँ पर, और एक शख्स है जो थोड़ा सा क्रॉस बैठे हैं, मेरे कॉलर वाला कुर्ता पहना हुआ है, पहली बार काम किया हुआ, और पानदान होता है ना, पानदान पे खोलकर वो पान बना रहे हैं। हाँ। और उनके साथ ये जो उनकी वालदा हैं, जो होस्ट हमारे, और सब और कुछ लोग बैठे हैं। तो मैं देखा, पता लगा कि ये मेहदी हसन साहब हैं। ओह माय गॉड। तो मैं कॉर्नर में बैठ गया। तो वो अजीम भाई ने कहा कि अरे खान साहब ये हमारा लड़का है हैदराबाद का, तलत, ये अच्छा गाता है। उन्होंने ऐसे देखा मुझे, अच्छा। और फिर
पान बनाने में मसरूफ़ हो गए। मैं चुप रहा। तो फिर हमारे अजीम साहब ने कहा कि तरस कुछ गाओ गाओ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, अब इनके सामने मैं क्या गाऊँ? नहीं नहीं मैं नहीं गाऊँगा। नहीं गाओ कुछ। कहाँ से आप कुछ सुनाते हैं आपको? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही। ये पहली मुलाकात हुई हमारी। मैंने कुछ गाया, हारमोनियम वगैरह ले आए और कुछ गा दिया मैं। वो सुने, कुछ नहीं बोला उन्होंने और हम निकल गए डिसअपॉइंटेड थे। कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। दूसरे दिन मुझे बुलाए, बोले कि सुनो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोला जी बताइए। बोले देखो तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और तुम में वो है सलाहियतें, लेकिन थोड़ा सा और तुम्हें मैच्योर होना है, सीखना है। तो तुम एक काम करो, मैं अभी तो नहीं, मैं इंडिया आ रहा हूँ, बॉम्बे आने वाला हूँ अगले साल, मतलब ये साल ख़त्म ही हो रहा था जी। तो आप जो है मेरे से गंढा बांध लो, बिकम माई शागिर्द। मैंने कहा ठीक है। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट अबाउट इट। कमाल की बात यह है कि मेहदी साहब तो बाद में आए, आपको बता रहा हूँ, आई एम गोइंग इन सीक्वेंस। जी। सरंगी एक बजाते थे इकबाल भाई, जो जिनका इंतकाल हो गया, माही में रहते थे। उनका लड़का अरशद गिटार अच्छा बजाता है, जो जगजीत के साथ बजाए हैं बहुत। तो इकबाल साहब ने कहा अरे मियाँ एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो ना। तो वो ले आए कहाँ? यहीं पर, यहीं यानी नॉट कि दिस स्टूडियो, दूरदर्शन। दूरदर्शन उस ज़माने का जो आपकी पुरानी बिल्डिंग है। जी। और यहाँ पर एक प्रोड्यूसर थे JB देसाई, और वो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते थे कॉल्ड आरोही। वंस अ वीक वो प्रोग्राम आता था। और उस ज़माने में आपको याद होगा कि 4 घंटे की प्रोग्रामिंग होती थी, नेशनल नेटवर्क नहीं था जब, हाँ। तो ओनली बॉम्बे या हर सिटी वाइज। या तो ये वंस अ वीक वेनसडे को आता था 8 बजे आरोही प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम, जो लाइव रिकॉर्ड होता था यहाँ पर। तो उन्होंने वो वहाँ एक म्यूज़िक रूम था, तो JB देसाई आए, बोले हाँ भाई कौन गा रहा? अच्छा जरा सुनाओ। सुनाया, बोले हाँ वेरी गुड, रिकॉर्डिंग फिक्स कर दी हमने। मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो मैंने 3 गज़लियात गाई हैं यहाँ पर। ब्लैक एंड वाइट टीवी था जब, फर्स्ट टाइम, First मतलब time. जो And it रिकॉर्डिंग came on हुई air. आपकी, जो रिकॉर्डिंग है, जो एयर जी, पे जी, गई। जी। तो आगे जाने से पहले उनमें अच्छा। से एक गजल हमें जरूर सुना दीजिए। जी मैं सुनाता हूँ। 3 गज़लियात गाई थी, उसमें से ये एक थी। गम पनी निसा निसाने पम प। अब ये सरगम वगैरह छोड़िए, मैं गज़ल सुना देता हूँ, बहुत खूबसूरत गज़ल है। एक खिलौना टूट जाएगा, नया मिल जाएगा। एक खिलौना टूट जाएगा, नया मिल जाएगा। मैं नहीं तो कोई तुझको दूसरा मिल जाएगा। एक खिलौना। इसमें एक शेर है, अदीम हाशमी शायर हैं। आँख से रोकोगे कैसे आंसुओं की बारिशें। आँख से रोकोगे कैसे, आँख से रोकोगे कैसे आंसुओं की बारिशें। ये तो पानी है
इससे तो रास्ता मिल जाएगा। तो ये गज़ल मैंने गाई, ये और फिर दो और गज़लियाँ थी और भूल गया। फिर क्या हुआ कि जब मैं कहीं किसी की पार्टी में अनूप ले गए मुझे, चलो यार आज शाम में चलते हैं, कोई महफिल है वहाँ पर हम जाएंगे। तो वहाँ पर किसी ने कहा अरे आप वही तो है ना जो लास्ट आरोही में आपने गाया था कुछ, अरे यहाँ आप भी कुछ सुनाओ। होते होते ये हुआ कि पॉलिडोर इंडिया एक नई कंपनी थी, शुरू हुई थी जब, विच इज़ टुडे यूनिवर्सल म्यूजिक बाय द यूनिवर्सल। हाँ। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया, परवेज़ गुल साहब का कोई थे, जहाँ मैं रहता था एज ए पेइंग गेस्ट। और उस ज़माने में आपको पता है मोबाइल तो था ही नहीं, ना फोन्स ये भी कॉर्डलेस फोन्स भी नहीं थे, नहीं थे। वो रोटरी डायल के बड़े बड़े पत्थर वाले वो रिसीवर वाले फ़ोन। तो मेरी लैंडलेडी का वो नौकर आया, कह अरे वो आपके लिए कोई फ़ोन आया। अरे मेरे लिए फ़ोन आया यहाँ कैसे? तो मैं वो अपने रूम से निकल के बड़े ड्राइंग रूम से होते हुए वो बाहर की जगह जाकर वो बड़ा पत्थर वाला फ़ोन उठाया, रिसीवर। जी बोलिए, मैं परवेज़ गुल बोल रहा हूँ पॉलिडोर इंडिया से, और हमने आपका वो प्रोग्राम सुना आरोही पर, तो हम आपको साइन करना चाहते हैं। मैंने बोला साइन करना चाहते हैं पॉलिडोर इंडिया? मैंने कहा कौन सी कंपनी है ये? I swear। बोले अरे जनाब हम हमारी नई कंपनी है एंड वी वांट टू साइन आर्टिस्ट, आप हमारे ऑफिस आइए, इधर वर्ली में है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ। अनूप को मैंने फ़ोन किया, अनूप बोला नहीं यार कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो पॉलिडोर? अरे पॉलिडोर वगैरह कौन जानता है, HMV में ठहर जा थोड़ी देर और मिल जाएगा हमको, ऑडिशन हो जाएगा वहाँ HMV में। जब HMV के आर्टिस्ट, उस ज़माने में एक HMV का रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट वॉज अ वेरी बिग थिंग, कि आप मतलब एक वहाँ इस मकाम तक पहुँच चुके हैं। मैंने कहा भैया एक काम कर, तुम HMV का इंतज़ार करो, मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ पॉलिडोर। जो हाथ में है देखते हैं क्या लेना। होता, क्या मालूम। अब देखिए मैं पॉलिडोर गया, साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, और सबसे पहला फ़ोन किया मैंने जगजीत सिंह साहब को, जो यहाँ पेडर रोड पर रहते। मैंने कहा कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 साल का और एल्बम बनानी है, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं नया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप कंपोज करते हो तो क्यों नहीं। जब तक उन्होंने किसी और के लिए कंपोज नहीं किया था। बोले क्या है बता? बोला कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बात है। चलो ठीक है कर लेंगे, चल कर लेंगे। तो फिर बात कराई और वगैरह जो भी हुआ, और फिर सिलेक्शन ऑफ गज़ल्स में मैंने एक ही रिक्वेस्ट की कि एक गज़ल है जो सईद शहीदी साहब हैदराबाद के हमारे शायर थे और मैं गाता था वो, तो मैंने कहा कि आप बाकी का सेलेक्ट कर लो लेकिन ये गज़ल ज़रूर रखना। और वो ट्यून मैंने बनाई थी, मैंने कहा ये ट्यून से मैं गाता हूँ लेकिन जो आपको पसंद आए वो आप कर दीजिए। कर लीजिए। तो इसे नहीं मैं अपनी ट्यून चेंज कर देता हूँ। वो गज़ल वो थी, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद? सुना दीजिए। मैं अच्छा चलिए। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे। जाऊं मैं या न जाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे
देखने के बाद। ये गज़ल थी पहली। वो एल्बम था जगजीत सिंह प्रेजेंट तलत अजीज़, और ये एल्बम रिलीज़ हुआ था लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड। जिस ज़माने में कोई पब्लिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको पता है ये ना, एल्बम रिलीज होती थी, रिकॉर्ड शॉप में लग जाती थी, और लोग जिसको जो पसंद आता आई था वो ले लेता। हाँ खरीद लेते। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं तलत अजीज़ से। तो तलत, आपकी फर्स्ट एल्बम के बारे में हमने बात की और आपने बहुत अच्छा एक गाना सुनाया। उसके बाद आपने काफ़ी एल्बम्स रिलीज़ की, जैसे कि लहरें, एहसास, जी हाँ, सुरूर, सौगात। जी जी। उनमें से कोई एक एल्बम का एक अच्छा सा गाना हमें सुना दीजिए। अच्छा, ज़रूर। किरण जी, असल में क्या हो कि उस ज़माने में ऐसा था ना कि जब एक वेव चला जी। तो एक के बाद एक हर 6 महीने में एक एल्बम बनाते थे हम। तो मुझे एक्चुअली अगर कोई पूछता है कि आपने कितने एल्बम रिलीज़ किए अभी तक, तो मुझे खुद याद नहीं। हाँ। आई हैव नो आइडिया। जी। 35 साल में कितने एल्बम, मतलब आप सोच लीजिए कि साल में अगर आप 2 एल्बम रिलीज़ करते हैं जी। तो 20 साल में कितने हो गए? 40 हो गए। 40 हो। और आई डोंट नो, तो एनीवे वो नंबर्स गेम में नहीं आता, लेकिन इतना है कि बहुत सारी एल्बम्स रिलीज़ की। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या आपको बताता हूँ। अभी अभी मैं दिल्ली गया था, कल ही आया लौट जी। कर। वहाँ पर एक उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारे लोग थे, रेड फोर्ट का बैकड्रॉप था, बहुत खूबसूरत मौसम वगैरह वगैरह। एक साहब मिले मुझे, और वो हैं एक्चुअली डीजे बाय प्रोफेशन, अच्छा। और वो मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। एंड किरण जी, यू वोंट बिलीव इट, उनके पास सारे मेरे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के कॉपीज थी। कवर्स लेकर आए थे सब। माय गॉड। ही हैड द होल बंच, जो मेरे पास नहीं है। हाँ। और वो लाए थे कवर्स के, मेरी ऑटोग्राफ चाहिए उस पर सब। हाँ। मैंने कहा, भाई आपके पास ये सारे एल्बम्स हैं? बोले जी हाँ। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स हैं? बोले हाँ। बोले आप डीजे हैं? लेकिन बोले हाँ, लेकिन मैं सुनता हूँ आपको। एक कड़ी है जो आपको बताना चाहता हूँ कि इस दरमियान मेरी मुलाकात हुई थी ख़याम साहब से। 78 की बात कर रहा हूँ। जी। जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो एक महफिल हुई थी किसी के घर पे, और वहाँ मिसेस मदन मोहन सुरैया जी, जी। जो हमारी सुरैया जी हाँ, थी, हाँ, बिल्कुल। और मिसेस मदन मोहन, ख़याम साहब, मिसेस ख़याम, और कुछ लोग थे। तो वहाँ मैं गा रहा था। तो ख़याम साहब सुनकर मुझे बाद में कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा गाया, मैं तुम्हें एक ज़रूर वक्त आएगा तो एक अच्छा सा ब्रेक दूंगा मैं। दिस इज 78। जी ज़रूर ज़रूर। एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट, ही फॉरगॉट अबाउट इट। अब नाउ कट टू 80 में मेरा एल्बम रिलीज़ हुआ, तो फिर हम जी। मसरूफ़ हो गए जी। रिकॉर्डिंग्स में, और कॉन्सर्ट का शुरू हो गया। और फिर मेहदी हसन साहब आए थे, तो उन्होंने फिर गंडा बांधा, फिर वो भी अपने मुझे लेके गए इधर उधर। तो काफ़ी बिजी आप पीरियड। गंडे बनवा गंडे, हाँ, उस पर काफ़ी वो हमारे पुराने उस्ताद वो नाराज़ भी हो बनवा गए थे। लेते थे। हाँ। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गंडे पर गंडा। मैंने कहा, भाई आप दोनों बात कर लो, मैं नहीं जानता। तो पहली फिल्म का गाना जो आपका रिलीज हुआ, वो उसके बारे में बताइए, और वो गाना सुनाइए भी हमें जरा। वो पहला गाना जो मेरा फिल्म का था, जो रिलीज़ हुआ, गज़ल थी जी। उमराव जान, हाँ। जिसमें ख़याम साहब की मौसीकी, जो ख़याम साहब ने वादा किया था वो उन्होंने पूरा पूरा किया। इसके बाद ख़याम साहब का फ़ोन आया मुझे कि बेटा एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, एक रिहर्सल करना है, एक गाना है तुम्हारे लिए। और उस ज़माने में आप तो जानती हैं कि एक गाने के पीछे 15-20 दिन का रिहर्सल होता था। तो रोज़ मैं बस लेकर जाता था उनके घर। वो जब जुहू शिफ्ट हो गए थे नए नए, और मैं रहता था उधर, और घर जाता था, बैठता था उनके कमरे में। और मुज़फ़्फ़र अली साहब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो भी खड़े रहते थे वहाँ पर। जी। तो ये उमराव जान ज़िंदगी जब भी तेरी बज़ में लाती है हमें, ये गज़ल हमने रिहर्सल की बहुत सारी जी। कि 15 दिन 20 दिन करके फाइनली वो बॉम्बे लैब में रिकॉर्ड हुआ। हाँ। और वो ये फिर ख़याम साहब ने कहा, देखो मैंने वादा किया था और हमने तुमको हमारा वादा पूरा किया हमने। अब मैंने जब गाया और सुना, और एक ही गज़ल थी मेरी, बाकी के सब आशा जी की थी, उमराव जान में तो सारी। जी। जी। और वो बाद में क्लासिक बन गई। लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मेरी आवाज़, मैंने सोचा कि या अल्लाह, ये क्या गाया मैं, ये तो बहुत ही बेकार गाया मैं।
चुप, मैंने बोला अच्छा है कि इसको मैं सुनूं ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। रियली? आई स्वेयर। पर लोगों को तो बहुत पसंद आया। यही तो कह रहा हूँ कि ये बातें होती हैं फनकारों की। ये सुरेश वाडकर भी मुझे, जब उसने गाया था सीने में जलन, सुरेश मुझे बता रहा था कि यार मैं जब रिकॉर्डिंग करके आया ब्लेज में, आके मैंने अपने घर वालों को बोला कि इतना बकवास गाया मैं, क्या बहुत ही बेकार आवाज़ आई है। और देखिए ये क्या होता है, एक इंटरनल एक बात फीलिंग होती है, कभी कभी आपको लगता है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कभी कभी वो होता है ना कि हर एक को एक बेहतरी की तलाश होती है, तो विच इज़ फाइन। तो वो गज़ल थी। आज भी लोग, कोई ऐसी महफिल नहीं होती जहाँ पर मैं गाऊँ ना, गाय बगैर उठ नहीं सकता मैं। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है, देखिए गज़ल है ये शहरयार साहब की। इसमें जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में, दो म है। हाँ, बज़्म में तो दोनों को अलहदा भी रखना है, और फ्लो भी आना है। और बज़ में नहीं कर सकते हैं, बज़ में हो जाएंगे ना। तो उन्होंने ऐसे किया था और अच्छा आ गया। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर, ये ज़मीं चांद से। अच्छा, ख़याम साहब ये चांद के पर एक जगह लेते थे और 15 दिन रिहर्सल करवाए इसकी, हालांकि छोटी सी जगह है, ज़्यादा नहीं, लेकिन परफेक्शनिस्ट आदमी है ना, इसलिए। ये ज़मीं चांद से बेहतर। तो ख़याम साहब कहते थे देखो बेटा, ये चांद से, बोले चांद से आ रही किरणें, तो ये इफेक्ट लाना है। बोला अच्छा ठीक है, आप कहते हैं। चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी जब भी, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर। याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक, तेरी दस्तक की तरह तेरी याद आती है कभी, और कभी सरगोशी। सरगोशियाँ इज़ टू विस्पर, जैसे कि कान में चुपके से। तो इट्स अ सिमिली बीइंग यूज्ड बाय शहरयार साहब। याद तेरी कभी दस्तक, कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से। और इसका जो आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ। हर मुलाकात का, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ब्यूटीफुल। और यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं तलत अजीज़ से। तो तलत जी, आपने और भी बहुत सारी फिल्मों में गाने दिए हैं, गाए हैं, तो क्यों नहीं हमें आप कुछ उन गानों को सुना के, उनकी झलक सुना देता हूँ। चलिए उनकी झलक सुना दीजिए। जो मतलब मशहूर हो गए हैं और जो क्लासिक्स हो गए हैं, एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ये गज़ल है जो फिल्म बाज़ार में मैंने लता जी के साथ ही गाई थी, और आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ख़याम साहब की मौसीकी ये भी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात
बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। इसके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। अभी अभी मैं आशा जी के साथ एक टूर किया अमेरिका का, आइकॉनिक टूर ऑफ, जी। और सारे हमने पूरे क्लासिक जो फिल्म के गाने हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो मैंने भी ऐसे नहीं खड़े रह के गाए बैंड के साथ, आशा जी। तो आशा जी ने मुझे बताया कि ये जो फिरछड़ी रात बात फूलों की है, ये उनकी फैमिली में लता जी और ये शी प्रिफर्स टू लिसन टू दिस। अच्छा। तो मैंने कहा, बोले बहुत उनको पसंद है कॉम्पोजिशन ये। और ये जो टूर हुआ था, इनफैक्ट मेरी वाइफ बीना ने हमारे दोस्तों के थ्रू ऑर्गेनाइज किया था। तो कमाल का वो, मतलब आज भी यकीन कीजिए कि ऐसे गाने, और जो जैसा कि वो मैं गाता था चौदहवीं का चांद हो, हाँ। जो शुरू करता था मैं, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये ऐसा समा बन जाता था, और इसके पीछे बड़ा स्क्रीन था, और वहाँ पर वो ग्राफिक्स बनवाए थे बीना ने पूरे, और फिर बीच बीच में फिल्म के क्लिप्स आते थे, वहीदा जी का चेहरा आता था, फिर आशा जी आती थी, वो अपने गाने गाती थी, एंड शी सैंग, लता जी। तो इट वाज लाइक अ ट्रिब्यूट टू द क्लासिक्स, आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ। तो ये मतलब ये जब मैंने गाया तो मुझे याद आया लाइव बैंड के साथ, और इतना आज अभी 3-4 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है। आई थिंक आप वापस आए थे और अगले दिन हम आपके घर आए थे डिनर के लिए। हाँ, वही टाइम की आप बात जी, कर जी, रहे जी, हैं। मुझे याद है। अच्छा, अब बातें करते हैं आपकी फिल्मी करियर की एज एन एक्टर। आपने महेश जी की एक फिल्म की थी संगीता बिजलानी के साथ बहुत साल पहले, धुन। जी हाँ, एज एन एक्टर, एज an actor, एज अ as a सिंगर, hero, एज एन एक्टर, एज अ लीड। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। जी हाँ। वो एक शेर पढ़ देता हूँ आपको मैं। जी। बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, बशीर भद्र साहब का है। बरसात में दीवारों दर, समझ ना, दरवाजे जी, पर जी, जो जी। जो राइटिंग, तहरीर इज राइटिंग, जो भी लिखा, वो पुराने वो छोटे शहरों में होता ना, कोई लिख देता है कुछ भी। हाँ। तो बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, धोया बहुत मिटता नहीं तकदीर का लिखा हुआ। तो जो तकदीर में नहीं लिखा होता है वो नहीं होता, लेकिन चाहे कुछ भी आपकी हो जाए। तकदीर में लिखा है, क्योंकि क्या? उसके बाद आपने सीरियल्स में काम किया, और उनके बारे में कुछ हाँ, बताइए। उसके बाद मैंने सीरियल्स में काम किया एज एन एक्टर, कंपोज भी किया काफ़ी गज़लियात, काफ़ी गाने, जिसमें इनफैक्ट एक सैलाब सीरियल था जिस रवि राय बहुत काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और उसका जो टाइटल था निदा फाजली की गज़ल, और मैंने जगजीत सिंह साहब से गवाया था। वो कंपोजिशन मेरी थी। अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो ये एक सफ़र हमारा चल रहा था। अब बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एक तो ये बताइए मुझे, और आपकी फैमिली के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं की है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बीना जो आपकी वाइफ हैं और खुद एक अच्छी पेंटर हैं, जी। नामचीन पेंटर हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? जी, बीना जो मेरी वाइफ है ना, वहाँ हमारी मुलाकात हुई 83 में, सितंबर का महीना था, और हम वैसे मिलते थे इधर उधर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीरियस हो गए। इत्तेफाक की बात है, होते 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 ऐसे क्रिकेट मैचेस थे कुछ, वो मैं गा रहा था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ताज में, तो कैलाश जो है ना, कैलाश सुरेंद्र नाथ, उनके कैलाश एंड आरती ब्रॉट हर एंड शी केम, एंड पहली बार उसने यही गा रहा था, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, जो पहली गज़ल थी, और शी एंटर्ड, आई रिमेंबर, एंड फर्स्ट टाइम शी लिसन टू अ गज़ल, एंड होते होते फिर हमारा रिश्ता बढ़ा। हालांकि फिर वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, शादी हमारी बाद काफ़ी देर बाद हुई, 88 में हुई, और हमारे 2 लड़के हैं, अदनान शायान। अदनान इज़ यंग ओल्डर, जो बड़ा है वो एक्टर है, छोटा जो है वो लॉ कर रहा है, वो इज़ अबाउट 22 नाउ। अदनान ने फिलहाल ही फिल्म की है? नहीं, अभी फिल्म उसको ऑफर्स आए हैं उसको,
बट इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट। बहुत अच्छा सीरियस एक्टर है वो। अभी कुछ साइन नहीं किया अदनान ने? साइन किया था लेकिन फिर मैंने छुड़वा दी वो। ओके। मैंने कहा कि वेट फॉर द राइट रोल। कि सुनने में आया था कि वो कुछ करने दिया, जा दिया, रहे दिया, हैं। दिया। हमें मालूम है कि आपकी जब बीना से मुलाकात हुई तो आपके बर्थडे, पहला बर्थडे जो उनको जानने के बाद आपका सेलिब्रेट हुआ, तो बीना ने एक आपकी पोर्ट्रेट बनाई थी जो उन्होंने आपको वो प्रेजेंट सरप्राइज की किया, थी। नहीं वो सरप्राइज किया। वो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है कि बीना बहुत अच्छी पेंटर हैं। हाँ। और सारी दुनिया जानती है कि शी इज़ डन आर्ट एग्जीबिशंस अपने खुद के, दूसरों के, क्यूरेट वगैरह वगैरह। तो जब मैं कहीं बाहर गया था, आई थिंक कोई टूर पे, तो उसने मेरी एक बहुत अच्छी तस्वीर थी जो मेरा एल्बम एहसास है उसका कवर, उसने वो कवर देखकर उसने ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग बनाई और वो उसको फ्रेम करने मुझे ले गई साथ में। मुझे नहीं मालूम कि मेरी ये सरप्राइज है। और जहाँ फ्रेम जो कर रहा था ना, तो वो फोटोग्राफ, वो पेंटिंग देखा और मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो उसने कहा कि अरे ये तो तलत अजीज है ना, और ही डिडंट रिकॉग्नाइज कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पर। तो उसने कहा तो पर यही है ना भाई वो। अच्छा आप ही हैं। तो मैं तो यहाँ पहचान लिया तस्वीर, क्योंकि शायद वो तो दैट इज वेरी, वो अक्सर एंड वो पेंटिंग आप जरूर दिखाइएगा, आपको मैं। बिल्कुल, नहीं ऑलरेडी हमने दिखा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पोर्ट्रेट्स। उस जमाने में पोर्ट्रेट्स करती थी, अब तो वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हाँ। बहुत सारे ऑर्डर्स हैं उसके पास और वो पेंटिंग करती है। ये बताइए मुझे कि वो पेंटर हैं और आप एक सिंगर हैं, तो ये मिलाप जो है आर्ट एंड म्यूज़िक का, उसका क्या एडवांटेज होता है और आप एक दूसरे को किस तरह से बढ़ावा देते हैं? जी, जब वो पेंटिंग करती है, जब भी वो पेंटिंग करती है, तो अक्सर वो मेरी राय लेती है। जब एक वो पेंट कर रही है, ब्रश लगा रही है, मुझसे पूछती है कैसे लग रहा है, बताओ हाउ इज़ इट। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जो पोर्शन है इसमें क्या क्या है, कि इसका डिमेंशन क्यों ऐसा है, बताओ मुझे। जिससे नहीं दिसी, तो ये एक दूसरे से हम लोग। और वैसे ही जब मैं कंपोज करता हूँ या कुछ भी, तो वो ऊपर रहती है, कभी सुनती है, बोलती है अच्छा नहीं ये ठीक है, ये लग रहा है सुननी सुनाई, कुछ और कर दो, अच्छा है। तो ये एक दूसरे की भी फीड ऑफ और इंटरनल राय जो कहते हैं। अच्छा, यंग सिंगर्स जो आज के हैं, उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है, कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे? आज तो म्यूज़िक बहुत बदल गया है। म्यूज़िक बदल गया है ज़रूर, लेकिन म्यूज़िक की रूह नहीं बदली। मेलोडी और सोल, पोइट्री जब तक बरकरार रहेंगे तो उसका आप जामा जो कहते हैं ना, जो आप उसके कपड़े चेंज कर दीजिए, लेकिन रूह वही है। रूह, जैसा कि एक एनालॉजी लेता हूँ मैं, कि एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक खूबसूरत मोहतरमा है, तो शी इज़ ब्यूटिफुल। नाउ इफ़ यू कैन मेक हर वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स और यू कैन मेक हर वेयर समथिंग मॉडर्न क्लोथ्स, बट शी हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, शी हैज़ टू हैव दैट अट्रैक्शन। अगर वो खूबसूरत नहीं है तो आप कुछ भी कपड़े पहना दें तो वो बात नहीं बनेगी। करेक्ट। चाहे वो किसी शख्स की बात हो। तो वैसे ही म्यूज़िक और गाना या गज़ल या कोई भी फिल्म का गाना भी हो, द इनहेरेंट ब्यूटी शुड बी, उसकी खूबसूरती होनी चाहिए राइटिंग में और उसके मेलोडी में। उसके बाद आप उसको, उसमें जो भी आप मॉडर्न टेक्निक्स में, मॉडर्न साउंड ऑर्केस्ट्राइजेशन जो भी आजकल चल रहा है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गाने आते हैं। एक चीज़ ज़रूर है, मैं कहूँगा यंग सिंगर से, कि ये एक ऐसी लाइन है कि इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट्स का ज़माना नहीं है वैसे आजकल, एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट सक्सेस, बट टू लास्ट लॉन्ग। एक बात आपको कहूँगा कि मैं अक्सर, अभी लोग कहते हैं, अभी हम ये टूर पर ही बहुत सारे लोग कहते थे कि साहब पुराने गानों का जवाब नहीं है। तो मैंने कहा क्यों बोल रहे हैं आप पुराने? बोले नहीं ये गाने देखिए ना। तो मैंने कहा पुराने कहाँ हुए, आप आज भी सुन रहे हैं। कैसे पुराने हुए, आज भी वो जिंदा हैं। तो मैंने कहा जो गाने इतने वक्त से 20-25 साल से 40 साल से आप सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, और आगे भी आपकी पीढ़ी सुनते रहेगी और मज़ा लेगी उसका, तो वो तो अमर है ना, नए हैं हमेशा के लिए। ओके, अब आ जाते हैं हमारी रैपिड फायर पर, क्योंकि समय ख़त्म होने जा रहा है शो का। तो आप अगर गायक ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर। दिन में कितने घंटे रियाज करते हैं? मूड पर है मेरे। ओके। कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं?
गुड फिल्म्स, and now it's a very vague फाइन। answer. आपकी सफलता का क्या राज है? पता नहीं। Okay. किसी चीज के बिना बिल्कुल नहीं रह पाए? किसी चीज़ के बिना, बिल्कुल ना रह पाए? आपके सवाल में मेरा जवाब है, किसी चीज़ के बिना, तो जवाब क्या हुआ मेरा? बिना। जगजीत सिंह की सबसे पसंदीदा गजल? जगजीत सिंह के एक गज़ल थी, इश्क फना का नाम है, इश्क में ज़िंदगी न देख। हालांकि वो नहीं गाए थे, चित्रा जी गाई थी, कॉम्पोजिशन की थी, और मैं अक्सर उनसे कहता था, इश्क फना का नाम है, इश्क में ज़िंदगी न देख, जलवाए आफ्ताब बन, ज़र्रे में रोशनी न देख। जिगर गुमरादावदी का कलाम है। बहुत खूब। आपका पसंदीदा खाना? बिरयानी। और मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। नहीं, मेरी बीवी बनाती है। आप बिल्कुल नहीं बनाते मैं हैं? भी बनाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी जैसा मैं नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन आपकी बीवी कहती है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन वो जो हलीम बनाती है सारी दुनिया में मशहूर है। चलिए, अब बीवी हैं आपकी तो तारीफ करेंगी ना। नहीं, मैं भी अच्छा बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। आप आइए, नेक्स्ट टाइम आपको मैं बीना ने कहा है, बीना ने कहा है। माए खलिया खिलाऊंगा। बिल्कुल, हम खाएंगे, आप बुलाइए। जरूर। छुट्टी का दिन कैसे बिताते हैं? छुट्टी का दिन रिलैक्स करके, कोई हमारे बेटे ने कोई अच्छी फिल्म दिखानी है मुझे, तो उसका होम थिएटर सिस्टम है, तो उसके साथ बैठ के हम आराम से एक अच्छी फिल्म देखते हैं। ओके। कौन सा खेल पसंद है? ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिकेट? हाँ, था, अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं। तो अब कौन सा गेम है? अभी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई गेम No game. वगैरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके। गाने के अलावा दूसरा पैशन क्या है? गाने के अलावा दूसरा पैशन, बस यही एक पैशन है अगर देखा जाए तो। अगर म्यूज़िक, और खुसूसन गज़ल और इस टाइप के गाने में मुझे बहुत, दिस इज़ माय पैशन। ओके। और अब हम आते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि आपको हमारी डायरी में हमारे शो के बारे में कुछ लिखना होगा। अच्छा। और साथ में ऑटोग्राफ। वाह। और ये रही आपकी फोटोग्राफ। अरे कमाल है जी। हम, आपने तस्वीर भी खींच ली और तस्वीर खींच ली प्रिंट और भी प्रिंट भी करवा दी। क्या बात। कहाँ, यहाँ लिखा हुआ? हाँ जी। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं